हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मैं अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लेटेस्ट एडिशन एटर्नल्स के बारे में, विच हैपेंस टू बी द 26th फिल्म ऑफ MCU। ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है एंड मेरा मूवी गोइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस कैसा रहा, कल वाले व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस व्लॉग में कवर किया है, तो प्लीज डू चेक आउट माई व्लॉग टुमारो मॉर्निंग एट 8:45 AM। उस चैनल का नाम है अभिनीत डायरीज और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कॉर्नर में भी है। एंड मैं आपको पहले यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एटर्नल्स की कहानी है, उसका डिस्कशन है, तो टोटली अप टू यू। अगर आप इसको वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो बेहद आप इसको स्किप कर दीजिए। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आपको सारे कैरेक्टर समझ आए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग फ्रॉम आइक्रिस यहाँ पे प्ले किया है रिचर्ड मेडन, या ऑब्वियसली आप इनको जानते होंगे। जो इसकी पावर्स है वो सिंपल कुछ सुपरमैन की तरह है, ये उड़ सकता है, उसके साथ साथ अपनी आंखों से लेजर बीम ही मार सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंगो की पावर्स ये है कि कॉस्मिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स बना सकते हैं अपने हाथों के द्वारा, एंड किंगो यहाँ पे प्ले किया है कुमेल नंजियानी ने। नेक्स्ट कैरेक्टर है मक्कारी। इसकी पावर्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकती है, सुपर सीड इसकी पावर्स हैं। और जो अगला कैरेक्टर है वो है फास्टोस, जिसकी पावर्स ये हैं कि ये वेपन्स और टेक्नोलॉजी इन्वेंटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एजक जितने भी एटर्नल्स हैं, एटर्नल्स का पूरा ग्रुप है, उनकी लीडर है। एंड उसके साथ जो इसकी पावर्स है वो है हील की, प्लस ये काइंड ऑफ एक मीडियम, एक माध्यम है एटर्नल्स और सेलेस्टियल्स के बीच में, उनसे बातचीत कर सकती है, उनका मैसेज इधर से उधर लेके जा सकती है। अगली कैरेक्टर है स्प्राइट, जो कि दिखने में तो एक छोटी सी बच्ची है लेकिन ऑब्वियसली एजेड है, और उसकी जो पावर्स है वो ये है कि इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। अब बात करें गिलगामेश की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एटर्नल है आउट ऑफ देम ऑल। अगला कैरेक्टर है थेना, जिसको यहाँ पे प्ले किया है एंजेलिना जॉली ने। इसकी पावर्स ये हैं कि एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर है जो कि वेपन्स क्रिएट कर सकती है अपनी कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। अब बात करते हैं ड्रूक की पावर्स ये है कि माइंड मैनिपुलेशन, और सर्सी की पावर्स ये है कि मैटर को मैनिपुलेट करती है। उसके साथ सर्सी और आइक्रिस के बीच में प्यार है। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर में बात करते हैं, इसको प्ले किया यहाँ पे जॉन स्नो नहीं, किट हैरिंगटन ने। वो है कैरेक्टर डेन विटमैन। ऐसा काम ये है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में काम करता है और सर्सी को डेट कर रहा है प्रेजेंट टाइमलाइन में। अब बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेलेस्टियल से। वहाँ पे बताया जाता है कि बहुत हजारों न जाने कितने सालों पहले, लाखों करोड़ों सालों पहले कुछ सेलेस्टियल्स आए, जिनमें खास तौर पे थे प्राइम सेलेस्टियल और एरिशम। और इन्होंने यहाँ पे जो सन होता है हमारा, जो कि सूरज है, उसको क्रिएट किया, एंड उसी की वजह से लाइट पैदा हुई यूनिवर्स में। एंड धीरे धीरे यूनिवर्स में जिंदगी आई, लोग आए, एंड ऐसे धीरे धीरे एडवांस्ड होता रहा पूरी की पूरी दुनिया। लेकिन अब होता क्या है कि डीप स्पेस से कुछ डेविएंट्स निकल के आए, जो कि एलियन मॉन्स्टर्स हैं, और इंटेलिजेंट लाइफ पे वो फीड करते हैं, यानी कि आम आदमी को खाते हैं, या फिर जितने भी जो सोच सकते हैं लोग उनको मारते हैं या फिर उनको खाते भी थे। अब उसी को रोक निकले एरिशम सेलेस्टियल ने ओलंपिया नाम का एक प्लैनेट है, जहाँ से एटर्नल्स को भेजा डेविएंट्स से फाइट करने के लिए। एंड ऐसा ही हुआ, एटर्नल्स और डेविएंट्स के बीच में लड़ाई हुई, और हज़ारों सालों पहले एटर्नल्स अर्थ पे पहुंचे और मानवता को उन्होंने प्रोटेक्ट किया बैक टू बैक। लगातार उनकी डेविएंट्स से लड़ाई होती रही थी, एंड हर बार मानवता को आके प्रोटेक्ट करते थे एटर्नल्स। उसी के साथ साथ मानवता की भलाई के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए एटर्नल्स ने उनकी और भी मदद करी। यहीं पे हम देखते हैं सर्सी, जो कि एक एटर्नल है, जाने से पहले एक बच्चे को एक खंजर देती है, जिसको एडवांस्ड करके देती है, जो कि गोल्डन कलर का हो जाता है। अब बहुत हज़ार साल बीत चुके हैं, अब आ चुका प्रेजेंट डे, और एक कहानी है अब लंदन की। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सर्सी लंदन में है, एंड उसके सामने वही पोस्टर या फिर वही बिलबोर्ड पे इमेज लगी हुई है उसी खंजर की, जो कि बता रहा है कि मानवता की शुरुआत या फिर यूनिवर्स की शुरुआत इसी खंजर से हुई है। एंड कमाल की बात ये, यही खंजर सर्सी ने उस बच्ची को दिया था आज से हज़ारों साल पहले। खैर, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सर्सी फिलहाल रिलेशनशिप में डेन विटमैन के साथ, एंड वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करते हैं। एंड तभी हम देखते हैं उसी म्यूजियम में आता है एक अर्थक्वेक। लेकिन किस तरीके से सर्सी उस पूरी सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है, अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करती है। खैर, अब आगे होता ही है कि डेन विटमैन का जन्मदिन है, और उसी रात को वो सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। वहीं पर हम ये भी जान पाते हैं कि एक और एटर्नल, उसका नाम स्प्राइट है, जो कि 12 साल की बच्ची से दिखती है,
वो रहती है सर्सी के साथ। और सर्सी कुछ लोगों के मज़े लेती है। वो सेंस एल्यूजन क्रिएट कर सकती है, वो दूसरे इंसान के रूप में बदल सकती है, अपने मल्टीपल इंसान के रूप बना सकती है। तो ऐसे वो कुछ लोगों के मज़े लिया करती थी। खैर, हम तभी देखते हैं डेन विटमैन सर्सी के साथ लिव इन में रहना चाहता है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना चाहता है, लेकिन सर्सी उसको एज यूजुअल मना कर देती है। एंड सर्सी के ऊपर वो थोड़ा शक भी करता है, कहता है कि तुम कोई जादूगर तो नहीं, तुम डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं। लेकिन सर्सी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि सर्सी और स्प्राइट वॉक करते जा रहे होते हैं और उनके आगे होता है डेन विटमैन। और तभी पीछे समंदर में से निकल के आता है डेविड और पे हमला करता है। सर्सी और स्प्राइट उसको किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो था इस बार डेविड हो गया बहुत ज़्यादा पावरफुल। ये खुद को हील भी कर सकता है, पिछली बार के मुकाबले और भी ज़्यादा ताकतवर है। सर्सी और स्प्राइट उस डेविड को हराने की कोशिश करती हैं, पर बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कर देता है डेविड उनको। एंड तभी हम देखते हैं आइग्रेस की एंट्री। आइग्रेस आता है एंड उनकी मदद करता है और किस तरीके से डेविड को फॉर टाइम बीइंग डिफीट कर दिया जाता है। एक्चुअली डेविड वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं डेन विटमैन के मन में। अब डेन विटमैन को सब कुछ सर्सी बताती है, कहती है कि हम एटर्नल्स हैं और 7000 साल पहले हम ओलंपिया प्लैनेट से आए थे ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, डेविड से प्रोटेक्ट करने के लिए। डेन विटमैन यहाँ पे बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं कि जब थैनोस आया था तब तुम लोगों ने एवेंजर्स की मदद क्यों नहीं की, तब तुम थैनोस से क्यों नहीं लड़े। एंड सर्सी यहाँ पे जवाब देती है कि हमको यहाँ पे मना किया गया था, हमको इंस्ट्रक्शन से साफ साफ कि तुमको मानवता की लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करना है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लड़े थे। और यहीं पे वो ये भी बताती है कि आइग्रेस और सर्सी 5000 साल तक रिलेशनशिप में थे, बस सडनली एक दिन आइग्रेस उसकी ज़िंदगी चला गया और उसके बाद सीधा आज उसे मुलाकात हुई है। सर्सी, आइग्रेस और स्प्राइट डिस्कस करते हैं कि इस बार जो डेविड आया था वो और भी ताकतवर है और खुद को हील कर सकता है, और पिछली बार के मुकाबले वो और भी ताकतवर हो चुका है। और इस बार वो ह्यूमंस पे हमला करने के लिए आया था, वो आया था हम पे हमला करने के लिए। तो एक बार फिर से मौका आ चुका है कि हमको रियूनाइट करना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेबीलोन 5000 BC, 5000 साल पहले। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एजेक बात करिए सेलेस्टियल से एंड उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गया सेलेस्टियल से कि तुम कभी भी प्लैनेट से अटैच्ड मत हो जाना, मतलब डोंट गेट टू अटैच्ड इमोशनली टू द अर्थ। तुम लोग बस अपना यहाँ पे काम करो, प्रोटेक्ट करो और बस, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है सेलेस्टियल्स के लिए। आगे हम ये देखते हैं कि फास्टोस एक इंजन पे काम कर रहा होता है जो बताता है कि इसको हम ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करेंगे तो उनका भला होगा। लेकिन यहाँ पे पूरी टीम आके समझाती है, एजेक खासतौर पे समझाती है कि भले ही ह्यूमैनिटी अभी पीछे चल रही हो, लेकिन स्टिल इंजन उनको देना ठीक नहीं है, इंजन आगे काम आएगा, फिलहाल इनको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो तभी यहाँ पे फास्टोस उनको एक प्लाउ या फिर एक हल बना के देता है। तो आप समझ रहे कैसे कैसे इटर्नल्स ने टाइम टू टाइम यहाँ पे ह्यूमैनिटी की मदद करी है एडवांसमेंट में, लेकिन धीरे धीरे। अब आगे का वक्त हम देखते हैं जहाँ पे एक जगह पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थेना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती है। थेना कहती है कि यहाँ पे लड़ने के लिए आई हूँ, ये पार्टी वगैरह करने के लिए नहीं है। वहीं हम देखते हैं मैकैरी है, वो कैरेक्टर ना बोल सकती है ना सुन सकती है, वो इशारों से बात करती है। आगे हम ये देखते हैं 400 AD आ चुका है टाइम, गुप्ता एम्पायर चल रहा है इंडिया में, एंड सर्सी और आइग्रेस फाइनली शादी करते हैं और एक दूसरे को अपना प्यार भी कन्फर्स करते हैं। वापस बढ़ते हैं प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि एटर्नल्स की जो टीम अभी इकट्ठी हुई है धीरे धीरे, वो पहुंचे साउथ डकोटा एंड वो जाते हैं, देखते हैं एजेक मर चुकी है, जिसको देख के बहुत चौंक जाते हैं। एंड शक उसी डेविड पे जिसने लंदन में उन पे अटैक किया था। तभी हम देखते हैं कि सर्सी सेलेस्टियल एरिशम से बात कर पाती है एंड वो कहते हैं इट्स ऑलमोस्ट टाइम। तो यहाँ पे हुआ ये कि एजेक की पावर्स ट्रांसफर हो चुकी है सर्सी में, यानी कि वो सेलेस्टियल से बात कर सकते। वापस एक बार हम फिर से पहुंचते हैं 1521 AD में, मतलब पास्ट में, जहाँ पे चल रही है एक वॉर एंड अब लोगों के पास हथियार आ चुके हैं, बंदूक वगैरह, और वे दूसरे को मार रहे हैं। ड्रूक कहते हैं कि मुझे इनको रोकने दो, पर यहाँ पे एजेक सबको समझाती है कि नहीं, ये उनका इंटरफेयर का मामला है, उनको जो करना है उनको करने दो, हम इससे बीच में अड़ंगे नहीं लड़ाएंगे। लेकिन फिर भी ड्रूक सुनता नहीं है, वो कहता है अगर तुम चाहते हो मुझे रोकना है तो तुमको मुझे मारना पड़ेगा। इसी चक्कर के बीच में सबके बीच में तू में होने लगती है। एनीवे आपको बता दूं कि डेविड अब सारे मारे जा चुके हैं। एजेक यहाँ पे डिसाइड करती है कि अब सारे के सारे एटर्नल्स को डिसमेंटल हो जाना चाहिए एंड जो वो लाइफ जीना चाहते थे वो जाके जिए, एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी आगे बताएं। फिर एक बार हम बढ़ते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ पे हम देखते हैं किंगो फिलहाल एक बॉलीवुड का एक्टर बन चुका है एंड हमारे हरीश पटेल जी जो है बहुत बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, आप उनको ईबू हटेला के नाम से जानते होंगे, वो फिलहाल उनके वैले हैं। वैले क्या कहेंगे आप, उनके असिस्टेंट समझ लीजिए, उनका मैनेजर समझ लीजिए। एंड यहाँ पे धीरे धीरे इटर्नल सारे एक साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पहुँचते हैं गिलगमिश के पास एंड यहाँ पे कमाल का जोक आता है, यहाँ पे एक रेफरेंस आता है। गिलगमिश जब देखते हैं यहाँ पे करुण पटेल को या फिर हरीश पटेल जी का जो कैरेक्टर है, वो कहता है कि आर यू लाइक एल्फ्रेड टू बैटमैन, वो कहते हैं हाँ, मतलब मैं किंगो के लिए एल्फ्रेड हूँ।
तो यहीं पे इन्होंने फिल्म में, मार्वल की फिल्म में यहाँ पे बैटमैन और सुपरमैन के भी रेफरेंसेस दिए गए हैं। खैर, हम आगे देखते हैं कि गिलगामेश के साथ थेना रहती है। अब थेना के साथ एक प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में कि वो अपने ऊपर का आपा खो देती थी, बार बार वो भूल जाती थी वो क्या है और वो लड़ना शुरू कर देती थी। इस बार भी वो कुछ वैसी हालत में है। गिलगामेश सिंस बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसने थेना को अपने साथ संभाल के रखा था और थेना अभी भी भूल चुकी थी, पर उसको फिर से एक बार सबको याद दिलाना पड़ता है कि तुम थेना हो, तुम इटर्नल हो, ये सब कुछ। लेकिन हाँ, थेना का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ भूलती रहती है। अब आता है दोस्तों फिल्म का असली बड़ा ट्विस्ट। तो होता ये है कि सर्सी खुद को कनेक्ट करती है एरिशम से, सेलेस्टियल से। एंड यहाँ पे सेलेस्टियल पूरे के पूरे राज बताना शुरू करता है एरिशम। बताता है एरिशम कि हर मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक नया सेलेस्टियल जन्म लेता है अक्रॉस द यूनिवर्स, और जो अर्थ का जो सेलेस्टियल है वो फिलहाल निकला नहीं है, उसका नाम है टाइमट, और इसको निकलने में वक्त है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि एजैक अभी तक हर सेलेस्टियल की मदद करते आई है उसको बॉर्न होने में। तो इतने सालों से अर्थ के अंदर दबा हुआ है अर्थ का जो सेलेस्टियल टाइमट, कि इसको बोलते हैं इमरजेंस। कुछ सालों में जैसी अर्थ की ह्यूमन लाइफ या फिर इंटेलिजेंस लाइफ जब पूरी तरीके से अच्छे से एडवांस्ड हो रही है, डेविएंट से बची हुई है, तो टाइमट बाहर निकलेगा। यानी कि जैसे टाइमट निकला बाहर, अर्थ खत्म होगी, इनोसेंट्स लाइफ जाएंगी पूरी पूरी और डिस्ट्रॉय, मतलब लोग मर गए, लेकिन टाइमट जन्म ले लेगा। और अर्थ का मिशन यही है कि यहाँ पे टाइमट का जन्म देना है। पहले ये काम एजैक क्या करती थी, अब इसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा सर्सी को। उसी के साथ यहाँ पे सर्सी को ये भी बताता है कि ओलंपिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैंने तुम लोगों को प्रोग्राम किया है, इटर्नल्स को मैंने तुमको बनाया है, तो मतलब तुम काइंड ऑफ रोबोट हो। मैं तुमको यहाँ पे प्रोग्राम किया, तुम्हारी मेमोरीज वाइप कर दी थी, और मैंने ही डेविएंट्स भी क्रिएट किए थे एज प्रेडेटर्स टू मेंटेन द बैलेंस। लेकिन हुआ क्या कि कुछ डेविएंट्स या फिर कुछ प्रेडेटर्स खुद से इवॉल्व हो गए, उनमें कुछ फ्लॉ आया, उनको कंट्रोल नहीं किया गया और डेविएंट्स निकले। अब डेविएंट्स निकले तो यहाँ पे अर्थ पे इटर्नल्स बनाए गए उनको रोकने के लिए, क्योंकि अगर डेविएंट्स को ख़त्म नहीं किया तो ह्यूमन लाइफ कभी पैदा नहीं हो पाएगी, ह्यूमंस को मारते रहेंगे और टाइमट कभी जन्म नहीं लेगा। इसलिए ह्यूमंस लाइफ का होना ज़रूरी है। अब सिंस डेविएंट्स को मारे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, तो ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हो चुकी है, सब कुछ ठीक है और टाइमट बाहर निकल सकता है, अर्थ ख़त्म हो सकती है। और उसके साथ साथ फिर ये भी कहते हैं एजैक ने तुमको चूज़ किया है, अब तुम मुझे फेल मत करना, और कुछ भी हो जाए इमरजेंस को स्टॉप होने नहीं देना। इस पूरे प्रोसेस का नाम इमरजेंस है। और जब ये बात सर्सी पूरे इटर्नल्स को बताती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि मतलब हम सब लिटरली रोबोट हैं, अर्थ ख़त्म होने वाली है, अब हमको कुछ भी होके एक साथ होके सेलेस्टियल से लड़ना है, इमरजेंस को रोकना है। अब पूरे इटर्नल्स का जो ग्रुप है वो आगे निकलते हैं अमेज़न की तरफ, अगले इटर्नल को अपने साथ ग्रुप में यूनाइट करने के लिए। अमेज़न में लगा हुआ है कैंप में रहते हैं ड्रूग से वो बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि तुमको ज्वाइन करो। ड्रूग साफ इनकार कर देता है। खैर, आगे हम ये देखते हैं कि आइक्रिस यहाँ पे सर्सी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ तुमको लेके, कि अगर एरिशम को पता चल गया कि तुमने इमरजेंस रोकने की कोशिश करी है तो वो तुमको हार्म कर सकता है, वो तुमको नुकसान पहुँचा सकता है। सर्सी कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। बट असली सवाल तो ये है कि वाई डिड यू लीव, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे। यहाँ पर आइक्रिस कहते हैं वैसे तो मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक्चुअली बात ये है, वो जैसी बात बताने वाला था हम तभी देखते हैं बहुत सारे पीछे डेविएंट्स हमला करते हैं। एंड यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि करुण पटेल बार बार जो भी कुछ हो रहा है काइंड ऑफ व्लॉग बना रहे हैं या फिर उसकी शूटिंग करते रहते हैं कि क्या क्या वहाँ पे चल रहा है इटर्नल्स के बीच में। खैर, यहाँ पे एक जगह डेविएंट्स का हमला हो रहा है और डेविएंट्स पिछली बार के मुकाबले और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और वहीं पर थेना अगेन अपना कंट्रोल लूज कर देती है। इसी बीच में होता ही है कि गिलगामेश के ऊपर होता है हमला एक डेविएंट का, और डेविएंट उसको मार डालता है गिलगामेश को। एंड तभी हम ये देखते हैं कि वो जो डेविएंट था वो उनका लीडर है, इसका नाम है क्रो। एंड वो रियलाइज़ करते हैं कि एजैक की मेमोरीज भी उसके पास आ गई हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि सेलेस्टियल्स कैसे बुरे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्रो ये भी कहते हैं तुमने मेरी प्रजाति को मारा है, यानी कि तुमने बाकी डेविएंट्स को मारा है, मैं भी तुमको वापस मारूंगा। एंड वहाँ से चल जाता है। लेकिन हाँ, अब गिलगामेश इस दुनिया में नहीं है। ड्रूग कहते हैं मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, पर जो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करूँ वो बहुत मुश्किल है। सेलेस्टियल्स ने हमको क्रिएट किए, मैं उसका माइंड कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन तभी मुझसे जवाब निकल जाए फास्टोस डेफिनेटली कुछ ना कुछ बना सकता है। लेकिन तभी हम बढ़ते हैं 1945, हिरोशिमा अटैक, अगस्त 1945। यहाँ पे हम देखते हैं कि फास्टोस की टेक्नोलॉजी थी जिससे मैनकाइंड को इतना आगे बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह वेपन्स बने, और उस दिन वो हिरोशिमा नागासाकी पे हमला हुआ। फास्टोस खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, डिसाइड करते हैं
आज के बाद मैं अपनी पावर्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। वापस बढ़ते हैं हम प्रेजेंट डे में शिकागो, जहाँ पे हम देखते हैं कि फास्टोस अपने पार्टनर के साथ एक आम जिंदगी जी रहे और उनका एक बेटा भी है। और बेटा आइग्रिस को देख के कहते हैं कि तुम सुपरमैन हो, तुम्हारी आंखों से लेजर निकलती है, मैं तुमको लंदन वाले वीडियो में देखा था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अगेन एक रेफरेंस दिया होगा सुपरमैन का। आगे हम देखते हैं फास्टोस भी मना करता है, कहता है नहीं, मैंने कसम खाई थी मैं अपनी पावर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो उसका पार्टनर समझाता है कि अगर ज़रा सा भी चांस है कि हमारा बेटा बड़ा हो, वो ज़िंदगी देख सके, तो तुमको ये चांस लेना चाहिए, तुमको एटर्नल्स के साथ जाना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि एटर्नल्स धीरे धीरे सारे इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। अब वो बढ़ रहे हैं आगे इराक की तरफ। इराक में ही मिलती है उनको उनकी शिप, जहाँ पे मिलते हैं मक्कारी से। मक्कारी भी वहीं पे रह रही थी उसी शिप में बहुत सालों से। फास्टोस अब एक कुछ ब्रेसलेट क्रिएट करता है, कहता है कि सारे का ब्रेसलेट जब हम एक साथ पहनेंगे तो एक यूनी माइंड बन जाएगा, यानी कि हम एक दूसरी पावर से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमको सबको लड़ने के लिए एक साथ हमको एक दूसरे की पावर्स चाहिए होंगी, तो इसलिए बेटर है कि हम सारी की सारी पावर्स एक साथ शेयर करें इस यूनी माइंड या फिर इस ब्रेसलेट्स के थ्रू। लेकिन अभी भी सब में कन्फ्यूजन है कि हमको ये कदम उठाना चाहिए या नहीं, सेलेस्टियल्स के खिलाफ हमको जाना चाहिए या नहीं। इस कन्फ्यूजन के बीच में सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और सोचने शुरू करते हैं। वहीं पे आइग्रिस याद करते हैं आज से 6 दिन पहले क्या हुआ साउथ डाकोटा में। एजैक उसे मिलने के लिए आई थी एंड यहीं पर हमको बहुत कुछ पता चलता है। दरअसल में वो कहता है एजैक से कि वो सर्सी को बहुत मिस करता है एंड सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं उससे अलग हुआ था बिकॉज ऑफ द इमरजेंस। यानी कि इमरजेंस के बारे में आइग्रिस सब कुछ जानता है, सारा का सारा राज एजैक ने आइग्रिस को बता रखा था। एजैक ये भी बता दिया थैनोस ने जब स्नैप किया था तो उसकी वजह से इमरजेंस डिले हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, बस डिले हुआ था। वो एनीवे होना ही होना था, बस वो डिले हो गया था 5 सालों के लिए। और फिलहाल बस अब वक्त है 7 दिन का, 7 दिन के बाद इमरजेंस शुरू हो जाएगा। एजैक कहती है इतने सालों से मैं अलग रही, इस प्लानट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया एंड मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही सलामत रहे और मैं चाहती हूँ कि तुम यानी कि आइग्रिस सारी इटर्नल्स को एक साथ इकट्ठा करो ताकि हम लड़ पाएँ। आगे हम ये देखते हैं कि इक्रिस लेके जाता है अलास्का एजैक को एंड वहाँ पे बताता है ये कैसे कितने डेविएंट जो एक्चुअली फ्रोज थे, जितने भी फ्रोजन थे, वो वापस बाहर निकलते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड सडनली उसको धक्का देते हैं, मार डालते हैं एंड डेविएंट्स को मार डालते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। आते दोस्तों प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे में आइग्रिस फाइनली अपने दिल की बात बताता है सर्सी को एंड कहते हैं कि आई लव यू। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सर्सी का जो कंट्रोल था वो लूज़ करती है एंड वो कहती है इट हैज़ स्टार्टेड, यानी कि इमरजेंस स्टार्ट हो चुका है। फास्टोस मक्कारी को ऑर्डर देते कहते हैं कि पूरी अर्थ में पता लगा गया वो लोकेशन कि इमरजेंस कहाँ हो रहा है एंड वो पता लगाती है, पूरी बहुत तेज़ भागती है और पता लगाती है कि एक वॉल्केनो है जहाँ पे इमरजेंस हो रहा है। अब आता है आइग्रिस। आइग्रिस सबको आके कहता है कि मैं पहले से ही सब कुछ जानता था और मैं जानता था कि कैसे इमरजेंस होगा एंड कैसे कुछ होगा। और वो तभी हमला करता है फास्टोस पे, सब पे हमला करने की कोशिश करता है, सबको मारने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर किसी ने भी इमरजेंस को रोकने की कोशिश करी मुझे तुमको मारना होगा। और रही बात एजैक की, एजैक ने भी इमरजेंस को रोकने की कोशिश करी थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। जो है सो है, आई वर्क फॉर एरिशिप, यानी कि मैं सेलेस्टियल के काम करता हूँ। एक प्लांट खत्म होगा तो उसके बदले मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ और प्लांट पैदा होंगे। तो भैया यहाँ पे आइग्रिस अपने निकल चुका मेन विलन। और तभी हम देखते हैं कि स्प्राइट कहती है आइग्रिस से कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। स्प्राइट और आइग्रिस अब एक साथ हो चुके हैं। कि किंगो भी कहते हैं कि वो भी आइग्रिस के साथ है और एक प्लांट खत्म होने के बदले इतने सारे प्लांट्स बने वो ज़्यादा बेटर है। तो किंगो और करुण भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब कुछ ही यहाँ पे एटर्नल्स बचे हैं, जिसमें ड्रूग है, सर्सी है, फास्टोस है, मक्कारी है और थेना। इनको एक साथ मिलकर रोकना होगा स्प्राइट और आइग्रिस को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किस तरीके से फास्टोस वो ब्रेसलेट, वो यूनिमाइंड बना लेता है जिसके थ्रू वो एक दूसरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटर्नल्स अपनी शिप में बैठ के पहुंचे उसी वॉल्केनो पे जहाँ पे मेन फाइट शुरू होती है। इस फाइट के शुरू होने से पहले आइग्रिस यहाँ पे स्प्राइट से कहते हैं कि तुम इमरजेंस को संभालो, देख लो कोई गड़बड़ ना हो और मैं जितने भी एटर्नल्स हैं उनसे लड़ता हूँ। सबसे पहले ड्रूग मारा जाता है और ड्रूग को मार देता है और मक्कारी भी यहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है आइग्रिस से। सर्सी फास्टोस से कहती है कि कुछ भी हो जाए आइग्रिस को बिजी रखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस इमरजेंस को मैं रोक सकती हूँ, यानी कि सेलेस्टियल अर्थ में से निकलने वाला है मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। इसी बीच हमारे क्रो भैया भी जो डेविएंट है वो भी यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं एंड वो भी यहाँ पे हमला करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह डेविएंट है यानी कि जो क्रो है वो लड़ रहा है, आइग्रिस से भी लड़ना है, स्प्राइट से भी लड़ना है और टर्नल्स की आपस की जो पूरी लड़ाई है प्लस इमरजेंस को भी रोकना है। तो कितना हौच पौच हो रहा है आप समझ सकते हैं सिचुएशन में। डेविएंट यहाँ पे लड़ाई करता है थेना से एंड थेना को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है क्योंकि वो अगेन अपना जो कंट्रोल थी वो लूज़ कर चुकी थी। पर लास्ट मोमेंट पे उसको सब कुछ याद आ जाता है
एंड एज यूजुअल लास्ट मोमेंट पे सब कुछ याद आने के बाद वो डेविएंट को या फिर क्रो को मार डालती है। सर्सी आगे बढ़ती है इमर्जेंस को रोकने के लिए, लेकिन पीछे से उस पर स्प्राइट हमला करती है, उसके पीठ पीछे उसको चक्कू मारती है, एक डागर मारती है एंड बताती है कि मैं ह्यूमन्स को कितना हेट करती हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर में अटकी पड़ी हूँ, मैं कभी बड़ी नहीं हो सकती, ह्यूमन प्लेजर नहीं उठा सकती, बहुत कुछ नहीं कर सकती, एंड मैं तुमसे भी इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि तुम बाकी सब वो कुछ कर सकती हो जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि दरअसल में ड्रूक जिंदा था और पीछे से स्प्राइट पे हमला करते हैं। अब हो ये रहा है कि टाइमर धीरे धीरे अर्थ से बाहर निकलना शुरू हो रहा है, इमरजेंस शुरू हो चुका है, लेकिन सर्सी अपना कमाल दिखाती है। एंड ध्यान समझिए, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है ना, सेलेस्टियल इतना बड़ा है कि उसके पूरे पाम हाथ पे उसकी लड़ाई चल रही है। सर्सी अपना कमाल दिखाती है एंड समहाउ उसका भी मैटर वो चेंज करके उसको फ्रीज कर देती है एंड इमरजेंस वहीं रुक जाता है, सेलेस्टियल बाहर निकल ही नहीं पाता। आइकरस भी अपना को फ्री करके यहाँ पे सर्सी तक पहुँचता है, उसको मारने की कोशिश करता है पर उसको मार नहीं पाता, सब कुछ को पुरानी याद आने लगता है। एंड जैसे ये पूरे इमरजेंस रुकता है, आइकरस उससे माफ़ी मांगता है, हम सॉरी बोलता है और वहाँ से चले जाता है। वो चले जाता है ऊपर सूरज में और खुद को समा देता है और वहीं पे आइकरस का एंड होता है। तो फाइनली जो इतना बड़ा जो टाइमर को सेलेस्टियल को निकलना था, जो इमरजेंस होना था, वो रुक चुका है। फास्टोस यहाँ पे पूछता है कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे किया? तो यहाँ पे सर्सी बताती है कि जैसे मैंने टाइमर का हाथ छुआ, मैं उसकी एनर्जी फील कर पाई अपने अंदर, एंड थैंक्स टू यूनिमाइंड हमारी पावर इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसको कंट्रोल कर पाई और वहीं पे मैंने इमरजेंस को रोक दिया। तभी हम देखते हैं कि मक्कारी और ड्रूक जो कि एक दूसरे प्यार करते हैं वो यूनाइट करते हैं और पीछे से स्प्राइट भी निकल के आती है। सर्सी यहाँ पे स्प्राइट से कहती है कि मेरे पास अभी भी काफ़ी एनर्जी बची है सेलेस्टियल की, यानी कि टाइमेट की, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, मुझे ह्यूमन में कन्वर्ट होना है। अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, सब कुछ ठीक है। फास्टोस के घर में जितने भी एटर्नल्स है वो रह रहे थे और एटर्नल्स फिर फास्टोस को घर पे छोड़ के चले जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि स्प्राइट अब नॉर्मल ह्यूमन हो चुकी है, मतलब है तो बच्ची लेकिन नॉर्मल ह्यूमन उसको कर दिया गया है। स्प्राइट, करुण और किंगो के साथ आगे निकल जाती है। तब यहाँ पीछे था डेन विटमैन। डेन और सर्सी साथ में वॉक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे डेन कहता है कि दरअसल में मेरी भी एक हिस्ट्री है, मेरी भी एक फैमिली हिस्ट्री है और वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुमको एक सीक्रेट अपने बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन वो सीक्रेट बताता उससे पहले होते है सेलेस्टियल अपीयर होता है और वो अपने साथ लेके जाता है सर्सी को। एंड सर्सी से कहते हैं कि तुम लोगों ने एक सेलेस्टियल को यहाँ पे कुर्बान किया, तुमने एक सेलेस्टियल को सैक्रिफाइस किया है। इन लोगों को मैं फ़िलहाल के लिए बख्श तो दूंगा, लेकिन मैं वापस आऊँगा ज़रूर जजमेंट के लिए। एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते दोस्तों उस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितने भी एटर्नल्स बचे हैं वो अपनी स्टारशिप में हैं एंड वो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और यहीं पे जितने भी एटर्नल्स बचे हैं वो सोच रहे हैं कि हम बाकी एटर्नल्स को कैसे ढूंढें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी शिप में एक पोर्टल खुलता है और अंदर से निकलता है पिप द ट्रॉल, जो कि MCU का एक कैरेक्टर है। लेकिन तभी यहाँ पे फिर पिप अनाउंस करते हैं कि मेरे साथ है रॉयल प्रिंस ऑफ टाइटन, ब्रदर ऑफ थैनोस, एरोस, जो कि कहलाता है स्टार फॉक्स। और यहीं पे हम देखते हैं स्टार फॉक्स का किरदार निभाया है द वेरी फेमस वन डायरेक्शन के एंड एक्टर, सिंगर, राइटर, क्या उनको नहीं बोल सकते, हैरी स्टाइल्स। एंड वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं और हम जानते हैं कि उनको कैसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन यहीं पे फिल्म खत्म नहीं होती, यहाँ पे आता है एक और एंड क्रेडिट सीन या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम ये देखते हैं डेन विटमैन, जिसका किरदार निभाया किट हैरिंगटन ने, वो अपनी क्लास ले रहे हैं रेगुलरली म्यूजियम में। यहीं पे हम देखते हैं कि डेन विटमैन के सामने बहुत बड़ा सा एक बॉक्स है जिसके ऊपर कुछ एनग्रेव्ड है मिडिवल राइटिंग में। और जैसे इस बॉक्स को खोलता है वो देखते हैं कि सामने एक बहुत ही शाइनी ब्लैक स्वॉर्ड है और जैसे ही वो उसको हाथ में पिक करते हैं सडनली हम देखते हैं कि पीछे से एक वॉइस ओवर आता है एंड कहता है श्योर यू आर रेडी फॉर दैट मिस्टर विटमैन। और इसका मतलब ये है कि फ्यूचर फिल्म्स में, एटर्नल्स में या फिर MCU की जितनी फिल्म्स आएंगी फ्यूचर में, मार्वल कॉमिक का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इसका नाम है ब्लैक नाइट। तो डेन विटमैन आगे जाके बन जाएगा ब्लैक नाइट। एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड प्लीज़ डू चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉम में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप अपनी सीन्स पे देख ही सकते होंगे। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।